नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भविष्य के खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके प्री एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग 120 प्रश्न जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस कारण आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है एक सैद्धांतिक भौतिकविद थे और वे सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो उन्होंने समीकरण दी है द्रव्यमान ऊर्जा की E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो दोस्तों, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो उन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण दिया था, इसके लिए यह प्रसिद्ध हुए थे, जाने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। किस वर्ष यह पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों, वर्ष 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर में यूरिया बनती है। तो दोस्तों, शरीर में यूरिया दिए गए विकल्पों में से किस चक्र में बनती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है और यह जल में अति विलेय है, मतलब बहुत आसानी से जल में घुल जाता है और यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। और शरीर में यूरिया जो है ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से लीवर में बनती है और वृक्क यानी गुर्दों द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। शरीर में यूरिया बनती है ऑर्निथीन चक्र से। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न है? जी, अपेंडिक्स पुच्छ की बात हो रही है। तो पुच्छ जो है दोस्तों, ट्यूब के आकार की एक छोटी संरचना होती है जो बृहदान्त्र के प्रथम भाग में जुड़ी होती है, जिसे कोलन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह द्रांत, इसे हम कोलन के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं या फिर जीवों में जो इतनी वैरायटी या विविधता पाई जाती है, उसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल ठीक, अगर आपने बताया उत्परिवर्तन, तो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जीन्स में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और यह एक कैसे, यह एक परमानेंट चेंज होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो दोस्तों, हेलोजन जो होती है उसका तंतु एलिमेंट जो होता है वो किस धातुओं का मिश्रण होता है? जी, बल्ब की बात करें तो टंगस्टन बिल्कुल ठीक है। और अगर हेलोजन की बात करें तो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है इसका एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में कौन सा या फिर कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं? ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यह तीनों ही उत्सर्जन जो है ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी की पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो डिटर्जेंट जो होता है एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जिसमें साबुन के समान ही सफाई का गुण विद्यमान होता है, परंतु ये स्वयं साबुन नहीं होते हैं। और बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो दोस्तों सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है डिटर्जेंट में। जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की कितनी संख्या होती है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए। जी, बिवग्योर 7 बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है, ये हम सब जानते हैं, इंद्रधनुष जैसे। और अगर बात करें दोस्तों तो विभिन्न रंगों के आधार से जो है
ऊपर की ओर जो क्रम व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम विवग्योर के नाम से जानते हैं, जो रंगों के स्थान को प्रदर्शित करता है। चलिए दोस्तों, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहती है या फिर द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ती है और घट जाती है? दोस्तों अगर हम बात करें श्यानता की, तो श्यानता जो है लिक्विड या तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है। और श्यानता की बात करें दोस्तों, तो श्यानता केवल द्रव और गैसों का गुण होता है, ठोस से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रश्न की, तो ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की श्यानता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों साइंस में विभिन्न चीजों की यूनिट जो है वो आपसे अक्सर ही पूछ ली जाती है, और यूपीपीएससी बीईओ के एग्जाम के लिए आपको सभी यूनिट तैयार होनी चाहिए, जिससे कम से कम आपके एक या दो प्रश्न जो है वो सही होना जो है वो इंश्योर हो जाए। बात करें अगर इस प्रश्न की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रेशर यानी दाव की इकाई होती है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों सफीनात उल औलिया का लेखक कौन है? जी, सफीनात उल औलिया का लेखक कौन है? जी, ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोहा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल अवतरण। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो यक्षगान जो है वो दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है और यह विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई मानी जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो दोस्तों विचार करके बताएं कि कौन सबसे पहले और कौन उसके बाद हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए प्रश्न की, तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण कब करवाया गया दोस्तों? 1206 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो कलात्मक सुंदरता की विशेषता से युक्त दीन पनाह नामक भवन का निर्माण जो है हुमायूं ने करवाया था 1210 में। 1210 हुमायूं के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद दोस्तों अलाई दरवाजा की अगर हम बात करें, अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजे का निर्माण जो है अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट कब करवाया था? 1311 में करवाया था। तो अलाउद्दीन का जो निर्माण किया गया है वो दोस्तों करवाया गया 1311 में। और जो सबसे लास्ट में निर्माण किया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है बुलंद दरवाजा, तो इसका निर्माण जो है दोस्तों 1601 में करवाया गया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है वो 1601 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले अढ़ाई दिन का झोपड़ा, उसके बाद अलाई दरवाजा, दीन पनाह, और उसके बाद अलाई दरवाजा, और उसके बाद हो जाएगा बुलंद दरवाजा। तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 4, 2, 3 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बलवन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? जी दोस्तों, बलवन के शासनकाल में एक तुर्क सरदार तुगरिल खां ने 1269 ईस्वी में विद्रोह किया था और वह बंगाल का सूबेदार था जिसकी राजधानी लखनौती थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तुगरिल खां इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी, सिंधु सभ्यता जो है भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। और दोस्तों इस सभ्यता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय में हुआ था। और विशेषता की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया कि पक्की ईंट से बनी इमारत जो है वो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अल्मोड़ा के निकट लखुडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली है वे किस काल की है? तो दोस्तों
बहुत डीप नॉलेज आपको चाहिए। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। पाषाण काल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, क्योंकि दोस्तों यह किस राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों दो सूचियां आपके समक्ष हैं, राज्यों के नाम बता रहे हैं और बता रहे हैं पुरातत्वीय स्मारक स्थल। तो कौन सा पुरातत्वीय स्मारक स्थल किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो शिशुपालगढ़ कौन से राज्य में स्थित है, तो शिशुपालगढ़ जो है वो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। दोस्तों पिपरहरवा की बात करें दोस्तों, तो यह कहां है, यह हमारे उत्तर प्रदेश में है। गोलपाड़ा की बात करें तो दोस्तों गोलपाड़ा किस राज्य के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक, गोलपाड़ा जो है असम राज्य में स्थित है। और विष्णुपुर तो दोस्तों यह जो है मणिपुर से संबंधित है। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, 4, 1 और 2। तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिल्ली में कब्जे के 1 महीने के भीतर विद्रोह जो है लगभग सभी बड़े केंद्रों जैसे कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद और इन सब जगह तक फैल गया था। और इन सब जगहों पर लोगों के अंग्रेजों के खिलाफ गहरी नफरत थी। और दोस्तों उत्तर भारत में इस विद्रोह के कई सारे प्रमुख केंद्र थे, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, यह सब प्रमुख केंद्र थे। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 2, 1, 3। दोस्तों लखनऊ 4 जून 1857, उसके बाद इलाहाबाद, कानपुर जो है 5 जून, और उसके बाद जो हमारा लास्ट में क्या हुआ 6 जून को, इलाहाबाद 6 जून 1857। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सती प्रथा का विरोध किसने किया था, तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, यह भी आप याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। जी दोस्तों सत्य शोधक समाज नामक संगठन है, इसकी स्थापना दोस्तों महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फुले के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो दोस्तों यदि आपको विकल्प को देखने में थोड़ी समस्या हो, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ी सी खराबी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद जो है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रह चुके हैं, अब्दुल कलाम आजाद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा किया गया था। जी दोस्तों शब्द याद रखिएगा, निष्क्रिय विरोध। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा अरविंद घोष ने इंदु प्रकाश पत्र में दोस्तों न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किया था, जिसमें उन्होंने उदारवादी नीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी। और दोस्तों अरविंद घोष ने ही निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों कथन और कारण आपके समक्ष है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करके बताइए कि कौन सा उत्तर इस प्रश्न के लिए सही होगा। दोस्तों यह बात बिल्कुल सही है कि बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी मतलब गरम दल के राष्ट्रवादी नेता थे, ना कि सांप्रदायिकतावादी। तो यहां से आपका कथन जो है वो क्या होगा, कथन तो गलत है। कारण देख लेते कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो दोस्तों कारण यह सही है। तो दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
ए गलत है किंतु आर सही है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यहां से आपको एक बात यह पता चल जाएगी लाहौर षड्यंत्र कांड में किसे किसे फांसी दी गई थी। जी दोस्तों, अगर हम बात करें लाहौर षड्यंत्र केस की तो यह है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर चलाया गया था और इन्हें ही फांसी की सजा दी गई थी। किसे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है आपके सामने, तो बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त को दोस्तों आजीवन कारावास काटने के लिए काला पानी भेज दिया गया था। तो यहां से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बटुकेश्वर दत्त। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, किसके द्वारा कहा गया था? जी दोस्तों, बात करें तो महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने अपनी जेल यात्रा के दौरान पत्र व्यवहारों में यह उल्लेख किया था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जी 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्ष 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्त आयोग का गठन किया गया था और अनुच्छेद 280 भाग 3 के अनुसार आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के संदर्भ में अपनी संस्तुतियां दे। कौन कौन से कथन होंगे? तो दोस्तों केंद्र तथा राज्य के बीच विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इससे विभिन्न राज्यों का हिस्सा, तो इसके बारे में वह अपने निर्देश दे सकता है। इसके अलावा भारत की संचित निधि में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए सिद्धांत, और तीसरा कि सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य मामला। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर डी कि इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? नगर निगम की आय राजस्व के जो सोर्स हैं वह दिए गए विकल्पों में से कौन है या फिर कौन कौन से हैं? दोस्तों अगर हम बात करें तो नगर निगम एक स्थानीय कार्य, यह बात बिल्कुल सही है। केंद्र तथा राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करता है, यह बात भी सही। स्थानीय लोगों से दान व योगदान, तो दोस्तों ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण, तो ये दोस्तों इसका भी कोई लेना देना नहीं, यह कथन भी गलत हो जाएगा। और राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी, तो दोस्तों यह होता है। राज्य सरकार और संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी होती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और पांचवा कथन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अधिकरण न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो अधिकरण न्यायाधीश संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो यहां पर कि वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, कथन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो दोस्तों
और मुख्यमंत्री की ही जो है वो शासन का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग भी मुख्यमंत्री ही करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह सही नहीं है। इसके अलावा पहला और सी और डी जो है वो तीनों कथन ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? कितने समय से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? जी दोस्तों, 1 वर्ष से अधिक के समय के लिए प्रवृत्त नहीं रह सकता अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बजट पारित करने की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या होगा? तो दोस्तों पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन कौन सी चीजें आएंगी? दोस्तों अगर हम बात करें बजट पारित करने का जो उचित क्रम होगा उसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? साधारण वाद विवाद होगा। सबसे पहले क्या होगा? साधारण वाद विवाद होगा। कौन कौन सी चीजों पे हमें कितना कितना पैसा प्राप्त करना है, प्राप्त होने की संभावना, और किस पे कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अनुदान मांगों पर मतदान किया जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? विनियोग बिल हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा दोस्तों? हमारा फाइनेंस बिल, वित्त बिल हो जाएगा। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 जो है सही क्रम हो जाएगा। 2 1 4 3 जी। दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सरकार या आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों अगर बात करें, सक्रिय राजनीतिज्ञों का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाना शामिल था। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, यह भी शामिल था। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने में वर्जित किया जाए। तो दोस्तों ये इस प्रकार का कोई भी जो है संस्तुति जो है सरकारी आयोग के द्वारा नहीं दी गई थी। और बात करें दोस्तों, केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गिनी गुणांक माप क्या है? गिनी गुणांक माप जो है वो दिए गए विकल्पों में से क्या है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों गिनी गुणांक का जो अधिकतम मूल्य है वह कितना होता है? वो 1 के बराबर होगा। और न्यूनतम मूल्य कितना होगा? तो न्यूनतम मूल्य जो है वो 0 के बराबर, मैक्सिमम 1 और मिनिमम जो है वो 0 होगा। और जी जो है वो यहाँ पर 0 को दिखाती है। तो g बराबर 0, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही आय मिल रही है। और जहां पर g का मान हो जाएगा दोस्तों 1, तो इसका क्या मतलब है कि एक ही मतलब 1 हो जाएगा g का मान, तो क्या होगा? तो एक ही व्यक्ति पूरी आय प्राप्त कर रहा है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए आय वितरण की असमानता को रिप्रेजेंट करता है गिनी गुणांक माप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, किस पर लगाया जा सकता है और किसके द्वारा लगाया जा सकता है? जी राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहां है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से किस स्थान पर है? जी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है आरंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, और जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। प्रारंभ में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई थी 1935 में, तो उस समय की बात है, कलकत्ता हेड ऑफिस हुआ करता था। बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई 1937 में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ऐसी प्रतिभूतियां, ऐसे स्टॉक्स या फिर ऐसी सिक्योरिटियां जो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो, उनका मतलब क्या होता है? जी ब्लू चिप करके आपने एक शब्द सुना होगा। तो दोस्तों ब्लू चिप या फिर विश्वसनीय प्रतिभूतियां जो है, शब्द जो है जनरली उन कंपनियों के शेयरों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अत्यंत सुदृढ़ होती है। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान समय में रिलायंस की बात करें,
तो ये बहुत वेल कैपिटलाइज्ड कंपनी है और इसके शेयर की जो वैल्यू है उसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होता और नॉर्मली जो है दोस्तों लॉस की संभावना जो है वो ना के बराबर ही होती है। बाकी एक्सेप्शन जो है हर जगह पाए जाते हैं। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो विश्वसनीय प्रतिभूतियां कहलाती हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी, तीव्रतर धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तेंदुलकर समिति के अनुसार तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 2005 में 37.2 हुआ करता था, 37.2 माना गया है और जो कि बाद में वर्ष 2009-10 में जो है दोस्तों इससे कम हो गया था। कितना हो गया था? 29.8 और 11-12 में दोस्तों और कम हो गया था 21.8। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहां पूछा गया है तेंदुलकर समिति ने, तो तेंदुलकर समिति के द्वारा 37.2 जो है वो जनता को गरीबी रेखा के नीचे माना गया था। किस वर्ष में? तो 2004 और 5 की बात है ये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस वर्ष में स्थापित हुआ था? जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बिल्कुल ठीक, 1945, ऑप्शन नंबर डी। 1945 में स्थापना की गई थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला प्रथम राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन सा था? जी दोस्तों, ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है वो वर्ल्ड बैंक के विशेषज्ञ डैनियल बेवनर द्वारा विकसित की गई थी और भारत में दोस्तों सबसे पहले 1974 में राजस्थान केनाल क्षेत्र और मध्य प्रदेश के चंबल कमांड एरिया में इस विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान। और अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान की, तो वर्तमान में कुल 13 राज्यों में यह प्रणाली प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं कि दिए गए ऑप्शंस में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, लैटिन अमेरिकी देश क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों क्यूबा जो है सर्वोत्तम किस्म के सिगार के निर्माणकर्ता के रूप में भी विख्यात है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विश्व में कौन जो है सर्वोत्तम किस्म के सिगार का निर्माण करता है, तो क्यूबा उस कंडीशन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, पूसा गोल्ड किसकी एक प्रजाति है? जी बिल्कुल ठीक है, सरसों की एक प्रजाति जिसका नाम होता है पूसा गोल्ड। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सरसों की कुछ और प्रमुख प्रजातियां हैं, नाम याद रखिएगा, वरुणा, सौरभ, वसुंधरा, स्वर्ण ज्योति या फिर गीता। यह सब जो है वो सरसों की कुछ अन्य प्रजातियों के प्रमुख प्रजातियों के नाम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें खरीफ की, तो खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी हैं, जैसे अरहर है, मक्का है, धान, गन्ना, कपास, ये जो है खरीफ की मुख्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी चना जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों चना जो है वो खरीफ की नहीं रबी की फसल है, चना जो है वो रबी की फसल है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और रबी की प्रमुख फसलों की बात करें दोस्तों तो गेहूं, चना, जौ, मटर, यह सब जो है और सरसों भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य दिए गए विकल्पों में से कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों हमारी जो उर्वरता होती है भूमि की, उसे बढ़ाने के लिए हम किस फसल को उगाते हैं?
दोस्तों अगर हम बात करें तो दलहनी फसलों का जो है उगाकर हम भूमि की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उड़द जो है वो दलहनी फसल है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है? मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद क्या है? दोस्तों भारतीय खाद्य कृषि पदार्थों में मुख्य आयात मद जो है वो खाद्य तेलों का है, और जिसका आयात जो है मुख्यतः कहां से? मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, यहां से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ईटेबल ऑयल। ऑप्शन नंबर डी खाने योग्य तेल जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों BIFR दिए गए विकल्पों में से किस एक से संबंधित है? जी बिल्कुल ठीक है, रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। BIFR की स्थापना 1987 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों साख पत्र जी क्रेडिट लेटर जो है वो किसे दिया जाता है? जी आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है दोस्तों, और बात कर रहे हैं मूल्य के बेसिस पे। तो अगर हम बात करें मूल्य के प्राइस के बेसिस पे, तो भारत के आयात का जो सबसे बड़ा भाग जो है वो दिए गए विकल्पों में से किस से प्राप्त होता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, आयात का मूल्य जो है वो सबसे ज्यादा दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए चीन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, और दोस्तों अगर हम बात करें 2019 के आंकड़े हैं तो लगभग जो है हमारा 13.67% जो अकेले सिर्फ चाइना से होता है। मतलब अगर भारत 100 रुपए का आयात करता है तो उस कंडीशन में 13 रुपए 67 पैसे का आयात सिर्फ और सिर्फ एक देश चाइना से किया जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर की बात है तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, जहां पे हमारा लगभग 6.9% का आयात होता है USA से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों ECGC दिए गए विकल्पों में से किस से संबंधित है? जी ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। जी दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंध है ECGC का। फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? जी बिल्कुल ठीक है, शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात हो रही है। दिए गए विकल्पों में से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 969 जो है वो शिशु लिंगानुपात जो है रहा है छत्तीसगढ़ में, जो भी संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है वो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 902 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है दोस्तों। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का जो घनत्व का आरोही क्रम होगा वो किस प्रकार होगा? सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा हमारा गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, फिर असम और हरियाणा। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें गुजरात की तो जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व है गुजरात का 308। फिर बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक का घनत्व हो जाएगा 319। फिर उसके बाद दोस्तों असम आता है तो असम का है 398। और हरियाणा की बात करें दोस्तों तो हरियाणा का बहुत ज्यादा है 573। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है?
जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और आपको 2011 के साथ साथ 2001 के जनगणना के आंकड़े भी पता होने चाहिए। बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 912। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है? जी दोस्तों, पारिस्थितिक दृष्टिकोण में पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में सत्यमंगलम बाघ आरक्षित का महत्व जो है अधिक है, क्योंकि दोस्तों यह पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। जिन्होंने भी बताया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के महासागरों और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? जी दोस्तों, महासागरों और बड़े झील में जो मृत क्षेत्र पाए जाते हैं उनकी एक विशेषता के बारे में पूछा है। जी, एक से ज्यादा भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक। उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, अत्यधिक शैवाल का फैलना और नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषकों की अधिकता। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह तीनों ही विशेषताएं होती हैं विश्व के बड़े सागरों, झीलों और महासागरों के मृत क्षेत्र की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड रेंज में बहुत अधिक मात्रा में सोखी जाती है और इसकी मात्रा रेडिएशन के द्वारा पृथ्वी से वातावरण में ताप को कम कर देती है। यह क्या कहलाता है? जी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक 3 ग्रीन हाउस गैस है जिसका वैश्विक तापन जो है मतलब ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% इसमें योगदान रहता है। और दोस्तों सामान्य अवस्था में पार्थिव विकिरण में से वायुमंडल में ऊष्मा का ह्रास होता है और वायुमंडल का औसत तापमान नियत बना रहता है। किंतु जो हमारी गतिविधियां होती है मतलब मानवीय गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है और पार्थिव विकिरण से होने वाली ऊष्मा ह्रास की क्षमता में कमी आई है, जिससे वायुमंडल का ताप जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस का असर, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, हरित जलवायु निधि मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो केवल एक कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है हरित जलवायु निधि यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस उद्देश्य के साथ लागू किया? दोस्तों अगर हम बात करें तो वर्ष 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने प्रभावी ढंग से इस देश में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार और वन्य जीव और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिनियमित किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। वन्य जीवों की रक्षा हेतु तस्करी, अवैध शिकार व अन्य जीवों और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जी दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं तो उसमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दोस्तों वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, दोस्तों दो सूचियां आपके समक्ष हैं, जलप्रपात और नदियों के नाम आपको दिए गए हैं। मिलान करके बताएं कि कौन से जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें दूध सागर जलप्रपात का तो मांडवी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। दूध सागर जलप्रपात का निर्माण मांडवी नदी पर किया गया है। डुडुमा जलप्रपात की बात करें दोस्तों
तो मच्छ कुंड नदी पर इसका निर्माण किया गया है। डुडुमा जलप्रपात नदी का नाम है दोस्तों मच्छ कुंड। गोकाक जलप्रपात की बात करें तो घाट प्रभा नदी पर निर्माण किया गया है दोस्तों हमारे गोकाक जलप्रपात का। लास्ट वाला जोग, तो जोग जलप्रपात दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों हमारा सही कोड हो जाएगा 4213। दिए गए विकल्पों में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, दो सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुन के बताइए। तो दोस्तों आपको मौसम के बारे में बताया गया है कि किस किस प्रकार का मौसम पाया जाता है किन किन राज्यों में, मिलान करके हमें बताना है कि किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे हम दिल्ली की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली की जलवायु कैसी, अर्ध शुष्क है, कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 2। मुंबई की बात करें तो दोस्तों उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है मुंबई में, कोड हो जाएगा 3। उसी प्रकार दोस्तों जोधपुर, तो दोस्तों जोधपुर की कैसी है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो शुष्क वातावरण पाया जाता है, जलवायु कैसी है, शुष्क हो जाएगी। और शिलांग तो दोस्तों आर्द्र पाई जाती है वहां पर, तो राइट कोड हो जाएगा हमारा 2 3 1 4। दिए गए विकल्पों में से 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए कोड में से कौन सा कोड सही है। याद रखिएगा दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो किस ओर, पश्चिम की ओर बहती है, और सामान्यतः जो प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। इसका उद्गम स्थल दोस्तों, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी है, और यह जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यह भी आप याद रखिएगा। और दिए गए विकल्पों में अगर हम बात करें दोस्तों तो केवल एक, माने यह एक रेखीय विभ्रंश मतलब रिफ्ट घाटी में बहती है, इसीलिए इसका जो बहाव है वो पश्चिम की ओर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं कि कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा है। जी ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो दोस्तों भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो आपको सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के भूगोल के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन कौन देशों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में जितने भी देश स्थित हैं उनकी सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इस प्रश्न की तो दोस्तों लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमा जो इजराइल से साझा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? जी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है उस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, और इस कारण जो है दोस्तों चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर पड़ने लगती है, और यह स्थिति सदैव अमावस्या को होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमावस्या मतलब प्रतिपदा की होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, बिल्कुल ठीक दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी बेगुला धारा हो जाएगी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर बी सवाना तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बात तो सवाना का जो सामान्य अर्थ होता है उस वनस्पति समुदाय से है जिसमें धरातल पर आंशिक रूप से दोस्तों जो शुष्कानुकूलित शासकीय पौधे होते हैं उनकी प्रधानता होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विचार करके बताया दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है एक सही सुमेलित नहीं है। जी दोस्तों अगर हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंजेल जलप्रपात। एंजेल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो पहला वाला सुमेलित नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है तो उसका नाम क्या है? बिल्कुल ठीक है, यह सुपीरियर झील है, तो यह सही सुमेलित है। सबसे ऊंची नावगम्य झील तो दोस्तों टिटिकाका झील इसका नाम है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तो दोस्तों
टांगनिका जो झील जो है वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है? उसका नाम होगा दोस्तों एंजेल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती? जी दोस्तों, मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश के नाम आपके समक्ष है। कौन सा मरुस्थल जो है किस देश की सीमाओं के अंतर्गत आता है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में तो जो हमारा सबसे पहला है क्या दे रखा है? सोनोरन। तो सोनोरन जो है वो किस राज्य में आता है? बिल्कुल ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। दोस्तों ताकलामाकन की बात करें दोस्तों तो यह हमारे पड़ोसी देश चीन की सीमाओं के अंतर्गत आता है। काराकुम की बात करें दोस्तों तो तुर्कमेनिस्तान के अंतर्गत आता है। जबकि गिब्सन की बात करें दोस्तों तो यह ब्राजील के अंतर्गत नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया देश की सीमाओं के अंतर्गत आता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि यह सही से सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी दोस्तों, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज पतन स्थित है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट सईद और स्वेज। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन करती है? आंशिक सीमांकन करती है किसके बीच? दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच। जी दोस्तों, अगर बात करें तो लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच आंशिक सीमांकन करती है। और यह नदी जो है दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटती भी है। याद रखिएगा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? विचार करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी, अगर हम बात करें मसाई जनजाति की, तो दोस्तों मसाई जनजाति जो है वो पूर्वी अफ्रीका के केनिया, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहती है। और बाकी अगर जो जनजातियों की बात करें दोस्तों, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है, मायाज तो ग्वाटेमाला में, और बुशमैन जनजाति जो दोस्तों कालाहारी के अंदर निवास करती है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों अगस्त 2019 में किसे अवार्ड फॉर एशिया के अंतर्गत एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया? अवार्ड फॉर एशिया 2019 सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट एमसी मैरी कॉम। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगस्त 2019 में एकल उड़ान पर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को पार करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? दोस्तों एकल उड़ान, सिंगल फ्लाइट में, एक ही उड़ान में अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को पार करने वाली प्रथम महिला, जी भारत की आरोही पंडित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत के किस शहर को वर्ष 2019 में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी दोस्तों, जुलाई 2019 में सांस्कृतिक स्थल के रूप में भारत के द वाइल्ड सिटी ऑफ जयपुर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों अहमदाबाद के बाद यह स्थान प्राप्त करने वाला जयपुर जो है वो दूसरा शहर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 23 जून 2019 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के 9वें महानिदेशक किसे चुना गया है? क्यू डांग्यू। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 सितंबर 2019 को किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 प्रदान करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। किस भारतीय फिल्म, और दोस्तों विदेशी भाषा की श्रेणी में, तो दोस्तों किस भारतीय फिल्म को फरवरी 2020 में घोषित किए जाने वाले 92nd ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टियों के रूप में चयन किया गया है? जी गली बॉय, जोया अख्तर द्वारा निर्देशित गली बॉय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
सैफ अंडर 15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 की विजेता टीम दिए गए विकल्पों में से कौन है? जी दोस्तों, सैफ अंडर 15 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 में भारत ने फाइनल में नेपाल को 7-0 से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? जी, 2023 में एशियाई कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट का आयोजन जो है दोस्तों चीन में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितने देश भाग लेंगे? तो दोस्तों इस प्रतियोगिता में वर्ष 2023 में 24 देश भाग लेंगे। अगला प्रश्न, 21 जून 2019 को पूरे विश्व में 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्ष 2019 का जो थीम था, विषय था, वो क्या था? जी दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन, जलवायु कार्यवाही के लिए योग, बिल्कुल सही विकल्प इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, दोस्तों निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तिथि आपके समक्ष है और कुछ विशेष दिवस आपके समक्ष है। कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैसे अगर हम बात करें 28 फरवरी की, तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व पोलियो दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सबसे पहले कोड हो जाएगा हमारा 4। 18 नवंबर की बात करें दोस्तों, तो विश्व प्रौढ़ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा अनकॉमन है। विश्व प्रौढ़ दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर 22 मार्च की बात करें, तो दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 28 फरवरी को हम पहले ही देख चुके हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो कोड हो जाएगा हमारा 1। तो 4321 कोड हो जाएगा हमारा 4321। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मई 2019 में किस राज्य सरकार के द्वारा अमर उजाला क्लिनिक नामक योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था? उजाला क्लिनिक नामक योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। जी, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25 अप्रैल 2019 को किस राज्य सरकार के द्वारा महिला पुलिस बल की विशेष शाखा स्त्री शक्ति नाम, जो स्त्री शक्ति के नाम से गठित की गई है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें 25 अप्रैल 2019 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में महिला पुलिस बल की विशेष शाखा स्त्री शक्ति के नाम से गठित की गई है। इसका उद्देश्य जो दोस्तों महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नाम याद रखिएगा दोस्तों, महिला पुलिस बल, शाखा का नाम स्त्री शक्ति। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और फिनलैंड के मध्य एक समझौता किया गया? जी दोस्तों, भारत और फिनलैंड के मध्य साइबर सुरक्षा को लेकर एक समझौता किया गया है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें समझौते की, तो उद्देश्य जो है भारत और फिनलैंड के मध्य साइबर सुरक्षा संबंधित गतिविधियों का पता लगाकर उनका समाधान करना। और इस समझौते के लिए दोनों देशों के मध्य जनवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि जून 2019 में इसे मंजूरी प्राप्त हो गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन शुरू किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन जो है वो किस देश के द्वारा चलाया जा रहा है? जी दोस्तों, 1 महीने का ऐतिहासिक सफाई अभियान सागर माथा सफाई अभियान चलाया गया। और बात करें तो ऑप्शन नंबर सी नेपाल, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों पूछा गया है कि उपरोक्त ग्रिड में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? जी दोस्तों, हालत वैसे तो इसमें काफी समय लगने वाला है, मगर दोस्तों अगर हम बात करें तो आधार की ओर से कितनी रेखाएं? 1 2 3 4, और उसके अलावा दोनों साइड से 1 2 3, और इधर भी 1 2 3 है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जब आधार के समानांतर 3 और रेखाएं होती हैं, मतलब आधार की कुल रेखाएं होती है 4, और विकर्णों की बात करें दोस्तों तो 3 रेखाएं होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो आकृति होती है उसमें हमेशा जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 23। तो दोस्तों
वैसे आप चाहें तो इसे गिन के भी आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि आधार के समानांतर 3 और रेखाएं हो मतलब कुल हो रेखाएं 4, और विकर्णों के समानांतर 2 और रेखाएं हो मतलब कुल रेखाओं की संख्या हो 3। तो इस कंडीशन में जो उस आकृति में त्रिभुज बन रहे होंगे उनकी संख्या हमेशा 23 ही होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों जिस प्रकार चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप का, एक उपकरण है जिसका प्रयोग कौन करता है? चिकित्सक। तो उसी प्रकार नाविक के द्वारा स्थिति को भांपने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जी, नाविक जो है प्रयोग करता है कंपास का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अनुक्रम को पूरा करना है डी ई एफ, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ठीक है, एफ के बाद आ जाएगा जी। उसी प्रकार दोस्तों पी दिया है, उसके बाद दिया है वाई, तो पी से वाई पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी, P का मतलब है 16 और Y का कौन सा स्थान है दोस्तों? अगर हम बात करें तो 25वां है। और उसके बाद दोस्तों J का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों J का स्थान होता है 10। तो 25, 16, 25 और 10, तो इस हिसाब से दोस्तों हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा दोस्तों J के बाद हमें मिलेगा W। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों रिक्त स्थान को भरकर बताना है कि कौन सा विकल्प इस स्थान पर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों सबसे पहले 6 दिया गया है सीरीज में, 6 से हम गए हैं 12 पर, 6 से गए हैं 12 पर, तो कितना प्लस किया दोस्तों? 6 प्लस किया। फिर कितना प्लस किया दोस्तों? 12 से गए हैं 20 पे, तो 8 प्लस कर दिया। 20 से गए हैं 30 पर, तो कितना प्लस किया है? 10। तो दोस्तों पहले 6 प्लस किया, फिर 8 प्लस किया, फिर 10 प्लस किया, तो इस बार हमें क्या प्लस करना चाहिए? 12। तो दोस्तों 30 में हम 12 प्लस कर देंगे, क्या मिल जाएगा? 42। चेक करना चाहे तो दोस्तों 6, 8, 10, 12, तो इसका मतलब अब 14 प्लस करना चाहिए। 42 में 14 प्लस करेंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 56, और 56 में 16 प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 72। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी 42 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। दोस्तों अगर हम बात करें तो मंगल, बुध, बृहस्पति जो है वो तीनों ही ग्रह हैं, जबकि दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों यदि a प्लस बी का मतलब है a b का पति है, a डैश a हैश b का मतलब है a b का भाई है, और a एट द रेट b का मतलब है b a का बेटा है, तो a एस b का मतलब है b a की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ विकल्पों में चुनें। दोस्तों r हैश p, तो यहां पर क्या दे रखा है? हैश का मतलब a हैश b का मतलब है क्या कि a जो है b का भाई है, तो r जो है वो किसका भाई हो जाएगा दोस्तों? r जो होगा वो p का, r होगा वो किसका भाई हो जाएगा दोस्तों? r हो जाएगा p का भाई, ये ब्रदर है p का। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? p प्लस q, तो यहां पर क्या दे रखा है? a प्लस b का मतलब है a b का पति है, तो p जो है वो पति है किसका हो जाएगा? q का, क्योंकि यहां पर q दे रखा, तो p जो है वो q के पति है। यहां पर लिख दे रहे हैं हम दोस्तों हस्बैंड, तो उसके लिए हम h लिख देते हैं सिर्फ। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों? q एट द रेट s, क्या दे रखा है? a एट द रेट b का मतलब है कि b a का बेटा है, तो दोस्तों q का बेटा कौन हो जाएगा? q का बेटा हो जाएगा दोस्तों s जो है वो q का बेटा हो जाएगा। यहाँ पर सन लिख दिया हमने, s जो है वो q का बेटा है, और लास्ट में क्या रखा है दोस्तों? s t, तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है कि a s का मतलब है कि b a की बेटी है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों? s की बेटी कौन हो जाएगी? t हो जाएगी, तो s की बेटी कौन हो जाएगी? ये हो गई डॉटर, t है जो डॉटर है। पूछा क्या गया? तो दोस्तों पूछा क्या गया कि विकल्पों में सही को हमें चुनकर बताना है कि दिए गए विकल्प में से कौन जो है वो सही है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो Q का बेटा है S और S की बेटी है T, तो Q मतलब T जो है Q की पोती है,
यह बिल्कुल सही है। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के सेट को सबसे बेहतर प्रदर्शित करता हो। माताएं, महिलाएं, डॉक्टर। दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये रही हमारी महिलाएं। और जाहिर सी बात है माताएं हैं तो सारी की सारी महिलाएं जो है वो माताएं जो है वो महिला ही होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर दिया गया तो दोस्तों ये जो तीसरा वाला सर्किल है यह क्या दिखा रहा है, डॉक्टरों की संख्या को दिखा रहा है और जिसमें कुछ हिस्सा जो है महिलाओं का है और कुछ माताएं भी हो सकती है उसमें, मगर कुछ पुरुष भी डॉक्टर हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दी गई आकृति में विलुप्त संख्या का बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो जो 81 है यह किसका स्क्वायर है? जी बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों बेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? बेराइट और एंडालुसाइट जो है वो दिए गए विकल्पों में से किस नगर में पाए जाते हैं? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य आपके समक्ष उपलब्ध है, विचार करके बताएं कि कौन सा नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि कोटा नाभिकीय जो संयंत्र है यह कहां, यह राजस्थान में स्थित है, तो कोड हो जाएगा हमारा 4। तारापुर नाभिकीय संयंत्र की बात करें दोस्तों तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। दोस्तों काकरापार की बात करें तो यह नाभिकीय संयंत्र, काकरापार नाभिकीय संयंत्र कहां है, गुजरात राज्य में स्थित है। कहां पर, गुजरात राज्य में स्थित है, कोड हो जाएगा हमारा 2। और नरौरा तो दोस्तों कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा 1। तो दिए गए ऑप्शन में से 4, 3, 2, 1 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पाए जाते हैं? जी दोस्तों गर्मी ज्यादा है आज, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बिल्कुल ठीक, नवाबगंज पक्षी विहार जो है दोस्तों उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार की बात करें दोस्तों तो यह गाजियाबाद में है। समसपुर पक्षी विहार तो यह है रायबरेली में। और हमारा जो लास्ट वाला बचा है पार्वती आरंग पक्षी विहार ऑप्शन नंबर, तो दिए गए ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा 2, 3, 4, 1। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी जो है मुख्यतः कहां पाई जाती है? दोस्तों अगर बात करें लाल मृदा या फिर लाल मिट्टी जो है वो दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे सोनभद्र और चंदौली भी इसमें आते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर, झांसी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। जी दोस्तों विक्रय अधिशेष दिए गए विकल्पों में से अधिकतम है। जी गेहूं का बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, दोस्तों दो बिंदु आपके समक्ष हैं P और Q को मिलाने पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? P और Q आपको दो बिंदु दिए गए हैं, दोनों को मिला दिया जाए तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो दोस्तों निर्देशांक कैसे निकालते हैं, मान लीजिए फॉर्मूला लिखते थे। सबसे पहले एक्स वाई के अगर हम निर्देशांक निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, x1 प्लस x2 कर देते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं दोस्तों, 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों यहां पर x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू क्या दे रखी है -4। तो दोस्तों 4 प्लस, मगर वहां पर -4 दे रखा है तो यहां पर आ जाएगा -4 और डिवाइड कर देंगे 2 से। उसी प्रकार हम आगे कर लेंगे 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों 4 -4 क्या हो जाएगा 0 और 0 को 2 से हम भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 0/2 और 6 और 8 14 को दोस्तों हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7।
तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 0/2 जीरो ही हो जाएगा और 7, तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यदि 5 की पावर a बराबर होता है 3125, तो 5 की पावर a माइनस 3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों 5 की पावर a, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, पंजे 3125। तो दोस्तों यहां पर क्या किया है, 5 की पावर, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्या दे रखा है कि 5 की पावर 5 माइनस 3, तो 5 की पावर कितनी बची, 5 में से 3 जाएगा दोस्तों, बचेगी 2, तो 5 का स्क्वायर बचेगा, तो 5 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी 25। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों प्रश्न आपके समक्ष है कि ए अपना सामान बी से 10% सस्ता किंतु सी से 10% महंगा बेचता है, ठीक है। तो ए जो है अपना सामान किससे, बी से 10% सस्ता, तो बी जो है सबसे महंगा बेचता है, उसके बाद जो है ए का नंबर आता है और सी जो है वो सबसे सस्ते सामान का विक्रय करता है। तो दोस्तों बी का एक ग्राहक, तो बी का एक कस्टमर था, किसका था, बी का। एक ग्राहक सी से एक सामान लेता है 180 रुपए में, तो बी का जो एक ग्राहक था यह सामान किससे खरीद लेता है दोस्तों, सी से खरीद लेता है 180 रुपए का। तो दोस्तों सी से 180 रुपए का सामान खरीदकर कितने रुपए बचाता है। तो कुल मिला के पूछा क्या गया कि एक व्यक्ति जो है 180 रुपए का सामान खरीदता है और उससे 10% महंगा देते हैं मिस्टर ए और उससे 10% महंगा देते हैं मिस्टर बी। तो दोस्तों सी से हम सामान खरीदकर इस व्यक्ति ने कितनी चालाकी की है और कितना पैसा बचा लिया है। तो दोस्तों 180 रुपए में एक सामान खरीदा गया है, कितने में खरीदा गया, 180 रुपए में। ए से अगर यह सामान खरीदा जाता तो कितने में खरीदा जाता, 180। ए बेचता है सी की तुलना में 10% महंगा, तो 180 का 10% कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 रुपए। 180 प्लस 18, तो ए जो है इसी सामान को कितने रुपए में देता दोस्तों, 198 रुपए में। अच्छा बी जो है वो ए जो है वो बी से 10% कम कीमत पर बेचता है इसी सामान को। तो दोस्तों ए अगर 198 रुपए में बेच रहा है और बी जो है वो 10% ज्यादा महंगा बेच रहा है, तो बी का विक्रय मूल्य, बी का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, 198 गुणा 100 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि यह 10% कम कीमत पर बेच रहा है। तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, जब हम 9 से काटेंगे 198 को, तो 9 दूनी 18, एक बचा, 1 और 8 18 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, तो 2 22 और 22 की गुणा करेंगे दोस्तों हम 10 से, तो कीमत कितनी आ जाएगी, 220। खरीदा कितने में गया, 180 में। 220 में से 180 कम कर दिए, तो दोस्तों जो मिस्टर कस्टमर थे उन्होंने कितना फायदा किया, 40 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मिस्टर सी ने थोड़ी सी चालाकी दिखाकर और कस्टमर ने थोड़ी सी चालाकी दिखाकर सी से सामान खरीदा 180 रुपए में, जिस कारण उसे 40 रुपए का फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, यदि दोस्तों x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू दे रखी आपको -2, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 जो है वो किसके बराबर होगा। जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करके बताएं दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों अगर हम देखें तो -2 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, चिन्ह है माइनस का तो आ जाएगा -8। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगा लिया तो ठीक है माइनस लगा लिया। उसके बाद -2 यहां पर दे रखा माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसे चलिए अगली लाइन में सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4, और ये 4 किसका हो जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि बाहर भी माइनस है। तो अब आगे क्या रखा है दोस्तों, उसके बाद माइनस एक्स है तो माइनस और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा +2, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, और फिर -1 तो ये -1। तो दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 8 और 4 12 और 1 13 हो गए माइनस के, और 13 में से 2 कम हो जाएंगे प्लस के, तो कितना बचेगा -11। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती है कितने सेकंड में। जी दोस्तों 150 मीटर लंबी जो गाड़ी है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, तो दोस्तों
जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। तो रेलगाड़ी को कुल यात्रा कितनी करनी पड़ेगी, 150 मीटर उसकी खुद की लंबाई और 200 मीटर जो है वह पुल की लंबाई है। तो कुल मिला के दोस्तों कितनी यात्रा करनी पड़ेगी, 350 मीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। स्पीड क्या है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसे अगर हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा, 90 इंटू 5/18, यह फॉर्मूला आपको पता होगा, 18 पंजे 90 और 5 पंजे 25। तो गति कितनी आ जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों एक ट्रेन जो 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, 350 मीटर चलने में कितना समय लगेगा जी, 350 को हम भाग कर देंगे दोस्तों 25 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 14 सेकंड। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 4000 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यदि 2 ही वर्ष दिए गए हैं तो ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष की दर, 5% की दर है, तो 4000 का अगर हम 10% निकालें तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक जीरो काट देंगे, हमें 10% मिल जाएगा। तो 400 रुपए जो है वो 10% है, दिया कितना गया है 5%। तो दोस्तों 10% अगर 400 है तो 5% कितना हो जाएगा, 200 रुपए। यह तो हो गया पहले साल का। दूसरे साल में दोस्तों कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 5% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इस 200 जो पहले साल का ब्याज था इसका भी 5%, तो 200 रुपए का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपए और हो जाएगा। तो दोस्तों 200 और 210 मिला के कितना आ जाएगा, 410। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की दर से, तो कुल 410 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे 2 सालों के बाद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1000 रुपए ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी तथा सी की कुल प्राप्ति का 1/4 भाग प्राप्त होता है। बी वही पाता है जो सी पाता है, तो सी क्या पाता है। तो विचार करके बताएं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों देखिए, ए बी और सी से इस प्रकार बांटे गए हैं 1000 रुपए कि ए को बी तथा सी की कुल प्राप्ति का 1/4 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर 400 मिले बी को और 400 मिले सी को, तो कुल मिला के 800 रुपए जो बी और सी दोनों को मिल जाएंगे, बचेंगे कितने, 200 रुपए। और यहां पर यह कंडीशन बिल्कुल ठीक है कि बी और सी की कुल प्राप्ति का 1/4, तो दोस्तों 800 का 25% कितना होता है, 200। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33 मतलब 33.33% की वृद्धि के कारण रुपए सेल 16 में 4 सेब कम खरीद पाता है। 16 रुपए की खरीदारी कर रहा है और इस 16 रुपए में 33.33% की बढ़ोतरी के कारण 4 सेब कम आते हैं। तो दोस्तों सेब की जो वास्तविक कीमत है पैसे में कितनी होगी। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो लगभग 99 पैसे कीमत आएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है, ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लगभग 100 पैसे इसकी कीमत होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगी आज, तो बस इतना ही। और बाकी तैयारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।